हेलो एवरीवन। बढ़िया ही होंगे आप लोग, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। हेयर साइंस में अभी जो टॉपिक ले रहे हैं हम, इस पे एक है हेयर पोरोसिटी टेस्ट। ओके, आज का वैसे दिन है हमारा 5वां पार्ट है ना आज, तो इसमें ये कवर कर लेंगे हम हेयर पोरोसिटी टेस्ट, हेयर फॉल एंड वाटर इफेक्ट साइड इफेक्ट। ये ज़रूरी होता है समझना, हेयर फॉल किस वजह से होता है और क्या करने से हेयर फॉल कंट्रोल में आता है और आपको क्लाइंट को कैसे सजेस्ट करना है। ओके, स्प्लिट एंड्स कैसे होते हैं बालों में, उसके ऊपर भी क्या हमको क्लाइंट को सजेस्ट करना है और कैसे उसको कंट्रोल करना है। पोरोसिटी टेस्ट, पोरोसिटी टेस्ट में ये क्यों पता होना चाहिए हमको और क्या होता है एग्जैक्टली पोरोसिटी टेस्ट। अब पोरोसिटी से स्टार्ट करते हैं। पोरोसिटी यानी कि एक जो बालों में हमारे मॉइस्चर लेने की जो कैपेसिटी है, वो एक कैपेसिटी उसकी, यानी कि मॉइस्चर जो है हमारा बाहर से जो लेते हैं वो कितना ऑब्जर्व करता है बालों के अंदर। ओके, और कितना वो छोड़ता है इजीली। तो ये जो उसका जो मेंटेनेंस है, तो उसको क्या कहेंगे हम, पूरा हेयर पोरोसिटी। और इसकी टेस्ट भी होती है, वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। सब जो आपके ऑयली हेयर है, थिक हेयर है और स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको, जिसके हमेशा क्यूटिकल बंद रहते हैं। ओके, और वो कभी कभी खुल जाते हैं जब हम एक आधा स्ट्रॉन्ग शैम्पू करेंगे, तो उसके जो क्यूटिकल है वो हल्के हल्के खुलेंगे। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग हेयर या फिर ऑयली हेयर जो होते हैं, उनके जो क्यूटिकल होते हैं वो हमेशा बंद होते हैं। अभी इस पे अगर बाहर से कोई हम प्रोडक्ट लगाते हैं जो मॉइस्चर रहेगा उस पे, उसके अंदर, तो वो प्रोडक्ट इजीली वो ऑब्जर्व नहीं करता है हेयर। ठीक है, इजीली वो लेगा नहीं आपके बालों में। ठीक है, तो इसका क्या, किसके कारण, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो क्यूटिकल है वो बंद है। अब समझो शैम्पू किया, शैम्पू के बाद हल्के हल्के उसकी टेल ओपन हो गए और उसके बाद हमने उसके ऊपर कंडीशनर लगाया या फिर कोई मॉइस्चर वाला जो प्रोडक्ट लगाया। अब वो क्या करेगा, वो फिर ज़्यादा सॉफ्ट होगा, यानी कि वो मॉइस्चर को ज़्यादा लॉक करेगा ज़्यादा टाइम के लिए। देखिए इसकी खासियत क्या है, एक तो इजीली वो पहले लेता नहीं है, अगर समझो उसने कभी लिया तो इजीली वो छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी पोरोसिटी को हम क्या कहेंगे, लो पोरोसिटी हेयर। ओके, अब समझ में आ गया आपको। लो पोरोसिटी हेयर जो होता है, वो उसका जो क्यूटिकल होता है वो काफी स्ट्रांग होके क्लोज रहता है। ठीक है, अब दूसरा जो है मीडियम पोरोसिटी। अब मीडियम पोरोसिटी में क्या होता है कि आपके जो बाल है उसको हम नॉर्मल हेयर बोलते हैं। कौन से हेयर, नॉर्मल हेयर। नॉर्मल हेयर में वो नॉर्मली इजीली वो लेता है, ठीक है, और आराम से छोड़ता भी है। वो एकदम से लेगा नहीं और एकदम से छोड़ेगा नहीं। ओके, जितना वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में मॉइस्चर लेता है उतना वो स्लो प्रोसेस में छोड़ता भी है। अब ये आइडियली जो हेयर होता है इसको हम नॉर्मल हेयर बोलते हैं, ताकि एक टाइप का एक स्टाइल के लिए एक हेल्दी हेयर बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम मीडियम पोरोसिटी हेयर। अब तीसरा जो है हाई पोरोसिटी हेयर। तो हाई पोरोसिटी हेयर का जो क्यूटिकल होता है, जो हेयर के हमारा बाहर वाला जो पहला लेयर है क्यूटिकल, वो क्यूटिकल जो होता है वो ड्राई होता है ज़्यादा, यानी कि वो हेयर के क्यूटिकल ज़्यादा टाइम तक ओपन रहते हैं। ओके, तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर को इजीली ले लेगा, और जितना वो इजीली ले लेगा, जितना वो फास्ट ले लेगा, उतना वो फास्ट छोड़ेगा भी। ओके, तो यानी कि टिकेगा नहीं आपके बालों में मॉइस्चर। जब किसी हम क्लाइंट के ऊपर समझो ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल लेगा, वो फटाक से ऑयल लेता है और ज़्यादा ऑयल लेता है, और जैसे भी हम उसको ऑयल निकालेंगे या वॉश कर देंगे तो फटाक से निकल भी जाता है। ठीक है, तो उसका जो मॉइस्चर होल्डिंग पावर जो है वो काफ़ी कम रहता है, मॉइस्चर ऐसे बालों में टिकता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाई पोरोसिटी हेयर। ओके, ये काम में आता है हमारे
क्लाइंट के ऊपर जब भी कोई हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट करते करते हमको ये पता होना चाहिए कि ये हाई पोरोसिटी वाले हेयर है, ये मीडियम पोरोसिटी वाले हेयर है, या फिर ये लो पोरोसिटी वाले हेयर है। जितने भी लो पोरोसिटी वाले हेयर रहेंगे उसके ऊपर प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसके जो क्यूटिकल है वो क्लोज रहते हैं, तो वो काम भी आराम से करता है। तो इसलिए ये हमको ज़रूरी पता होना चाहिए हेयर स्टाइलिस्ट को। अब जो मीडियम पोरोसिटी वाले जो हेयर है तो उनके ऊपर आइडियली जितना भी हमारा प्रोसेस करने का टाइम है उतने में हो जाता है वो, ओके। और जो हाई पोरोसिटी वाले हेयर है उसके ऊपर अगर कोई हम केमिकल ट्रीटमेंट में चले जाते हैं तो उतना वो फास्ट होता है, क्योंकि उसके क्यूटिकल हमेशा ओपन रहते हैं। तो केमिकल करते समय या कलर करते समय जो भी हम पहले हेयर चेक करते हैं उसकी पोरोसिटी क्या है, उसके बाद हम उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, कितने नंबर का प्रोडक्ट यूज़ करना है, कितने टाइम तक रखना चाहिए इस प्रोडक्ट को। तो ये होता है हमारा पहले पोरोसिटी टेस्ट करके। एक बार हेयर स्टाइलिस्ट को एक्सपीरियंस आ जाता है और वो देखते ही बालों को समझ जाता है, तो उस टाइम पे उसको ये ज़रूरी होता है कि बालों की पोरोसिटी चेक करना या टेस्ट करना। कई क्लाइंट होते हैं ऐसा ही पूछते हैं कि मेरी बालों की क्वालिटी क्या है, किस टाइप में आते हैं मेरे बाल। तो आपको उसकी पोरोसिटी टेस्ट आप खुद कर सकते हो, या फिर उसको घर पे भी बोल सकते हो करने के लिए कि आप पोरोसिटी टेस्ट कर सकते हो। एक पानी का ग्लास लेना है, ठीक है, और उसमें आपका वॉश किया हुआ हेयर, ना ही कि विदाउट वॉश, जो भी है वॉश किया हुआ हेयर, और उसको टॉवेल ड्राई करना है, उसके बाद वो पानी में डालना है, ठीक है। अगर वो ऊपर का ऊपर ही तरंगता है, ठीक है, तो उसकी जो पोरोसिटी है वो लो पोरोसिटी है। अगर वो हेयर बीच में चला जाता है, यानी कि ऊपर भी नहीं और बिल्कुल नीचे भी नहीं, तो उसकी पोरोसिटी मीडियम पोरोसिटी है। और जो हेयर नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तो उसकी पोरोसिटी हाई पोरोसिटी है, ठीक है। तो ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो। इसका मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे आपको करना है, ठीक है। और ये इसका ओके, देख रहे होंगे आप, लो हेयर पोरोसिटी, दूसरा मीडियम हेयर पोरोसिटी, तीसरा हाई हेयर पोरोसिटी। और इसका जो बाल है ऊपर का ऊपर ही है, दूसरा जो बाल है वो मिड में आया है, तीसरा जो बाल है वो बिल्कुल नीचे गया हुआ है, ओके। ऑब्जर्व मॉइस्चर इजीली एंड लूज मॉइस्चर इजीली, जितना वो इजी लेगा वो उतना इजी छोड़ देगा, ओके। तो ऐसा ही एक क्लोज हेयर क्यूटिकल, इसके हमेशा क्यूटिकल क्लोज रहता है, ठीक है, डज नॉट ऑब्जर्व मॉइस्चर इजीली, वो इतने आसानी से नहीं लेता है, ठीक है, और इतने आसानी से छोड़ता भी नहीं है। तो हेयर पोरोसिटी एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, और ये काफ़ी टाइम ना ये मैच करता है हमारे पीएच बैलेंस को। मुझे हमेशा लगता है कि इसका पीएच बैलेंस के साथ काफ़ी कनेक्शन होता है। मैं अगर आपको इसमें एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि ये हमारा पीएच बैलेंस स्केल है, ओके, जैसे कि हमारा ये पीएच बैलेंस स्केल है। इसमें ना देखो, अगर इस टाइप के हेयर रहेंगे आपके, ओके, इस टाइप के हेयर रहेंगे तो वो रहेंगे हमारे लो पोरोसिटी वाले हेयर। अगर हमारे इस टाइप के हेयर रहेंगे, ओके, तो वो रहेंगे हमारे मीडियम पोरोसिटी हेयर। और इस टाइप में अगर हेयर चले जाते हैं हमारे, ठीक है, तो वो रहेंगे हमारे हाई पोरोसिटी हेयर, ओके। तो ये पीएच बैलेंस के साथ इसका काफ़ी संबंध होता है। और पीएच बैलेंस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको शायद
पार्ट 3 में। अगर किसी ने नहीं देखा हुआ है पार्ट 3 तो आप जाके देख लीजिएगा। और आप सब्सक्राइब करो, बिल्कुल लाइक करो अगर पसंद आता है तो, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद लेते हैं अभी थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यूटिकल तो मैंने शायद एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा ये स्प्लिट एंड्स एक्सप्लेन करते हैं आपको। अच्छा, तो स्प्लिट एंड्स क्यों होते हैं? पहले तो क्लाइंट के हेयर में स्प्लिट एंड्स क्यों होते हैं? काफ़ी हमारे क्लाइंट स्प्लिट एंड से परेशान होते हैं, बार बार स्प्लिट्स आते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? एक तो बालों में एंड तक उसका पोषण नहीं जा रहा है, बीच बीच में वो या ब्रेक होते हैं, ठीक है। एंड्स पे ड्राइनेस ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से स्प्लिट एंड्स होते हैं। और ये टाइम पे ना कटवाने की वजह से भी होता है, बालों में कोई मॉइस्चर ट्रीटमेंट ना करने से भी होता है, बालों में आप प्री कंडीशनिंग नहीं करते हो तो भी होता है, बालों में आप ऑयलिंग नहीं करते हो तो भी होते हैं, या फिर इनटेक में कोई आपका प्रोटीन कम हो रहा है, या खाने पीने की चीज़ें कुछ कम जा रही है, हेल्दी फूड्स आप नहीं खा रहे हो, तो उसमें भी आपके स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। क्योंकि बालों में जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ेगा वैसा वैसा आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आना स्टार्ट होते हैं। ओके, तो दूसरे मैंने आपको एक पार्ट में सिखाया हुआ है हेयर ग्रोथ साइकिल, राइट है ना। तो उसमें क्या सिखाया है कि एक बालों की जो लाइफ होती है 2 साल से 6 साल तक भी होती है। अब जिसकी उसकी लाइफ है, ठीक है, और वो टिका हुआ है बाल, आपने 2 साल में बाल कटवाए नहीं है, और आपका जो टेक्सचर है वो कुछ मीडियम पोरोसिटी वाला हो या फिर हाई पोरोसिटी वाला हो, तो उसमें ड्राइनेस की वजह से आपको नीचे से काफ़ी टाइम पे स्प्लिट्स आते हैं। तो टाइम टू टाइम स्प्लिटिंग होना चाहिए, टाइम टू टाइम कटिंग होना चाहिए। क्लाइंट को आपको सजेस्ट करना है 2 से ढाई महीने में एक बार लेडीज़ की कटिंग होनी चाहिए। जेंट्स कटिंग तो शायद आप 15-20 दिन में भी कर सकते हो, बट जेंट्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती। जेंट्स में कब प्रॉब्लम आती है? जब आपके बाल लंबे होते हैं, उस टाइम पे वो भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा है कि स्प्लिट एंड्स आपके बार बार अगर आप आइनिंग करते हो तो भी आपके स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। ज़्यादा आप ब्लो ड्राई करते हो तो भी आपके स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। ओके, तो स्प्लिट एंड्स के टाइप क्या है? तो स्प्लिट एंड्स मीन्स क्या है कि एक बाल जो है, ओके, जैसे भी उसका क्यूटिकल जो है वो ज़्यादा ड्राई होता है और उसकी वजह से वहाँ से 2 हेयर आ जाते हैं। ओके, एक हेयर में से ही 2 मुंह आ जाते हैं उसके, तो दो मुंह आते हैं तो वो वाइट वाले टिप्स आपको दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट एंड्स। अब स्प्लिट एंड के टाइप तो बहुत है, ठीक है, उसके नाम भी है। अगर आप देखोगे इतने सारे इसके टाइप है। ओके, तो पहला वाला जो है, अब ये हेल्दी हेयर है, इसको कोई स्प्लिट्स नहीं है। अभी यहाँ से वो स्प्लिट्स चला जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ये स्प्लिट्स है आपका, वाई टाइप स्प्लिट्स है। फिर ये आ गया आपका ट्रिपल, यानी कि 3 डिवाइड हो गए यहाँ से, इसका फेदर टाइप हो गया फिर, राइट है ना। फिर ये हो गया आपका ट्री टाइप, पूरा एक साइड से ऐसे, राइट। तो ऐसे फिर अलग अलग टाइप के हैं। कई तो डीप स्प्लिट्स भी होते हैं। डीप स्प्लिट्स यानी कि नीचे से ही उसका बाल निकल जाना। ओके, तो ये नीचे से फिर ब्रॉड होगा, आधे से फिर पतला होगा, थीन होगा, राइट। तो ऐसे कई छोटा बड़ा हेयर हो जाता है उसमें भी। ओके, तो ये है आपके स्प्लिट एंड्स। आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। जैसे भी मैं पढ़ाता हूँ मुझे डेफिनेटली पहले से ही बहुत अच्छा लगता है, और पढ़ाना मेरा पैशन रहा है पहले से, और मैं पढ़ा रहा हूँ 17-18 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं। और आप लोगों को आगे चल के ये सीखना है, सारी चीज़ें, स्टाइलिंग सीखना है, ब्लो ड्राई स्टाइलिंग सीखना है, केमिकल सीखना है, कलरिंग सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सारे इसके मैं प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा आपको प्रैक्टिकल के साथ,
ठीक है, बस आपको बने रहना है, कमेंट करना है और वीडियो पूरा देखना है। एंड तक काफ़ी नॉलेज मिलेगा आपको। अगर आप नए हो तो आपके लिए तो बहुत सही है। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आपको तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये हम डेली चलता रहता है हमारा क्लासेस जो है, तो इसमें ये हम रूटीन में रहते हैं इसको। कभी अगर मैं भी बंद करूँ, समझो 4-5 साल क्लास लेना मैं बंद करूँ, तो मैं भी भूल जाऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें। वापस मुझे वो पढ़ना पड़ेगा, रिपीट पढ़ना पड़ेगा, किसी और से पढ़ना पड़ेगा या खुद के नोट्स निकाल के वापस से पढ़ना पड़ेगा, तो ये पूरा फिर रिमाइंड वापस ध्यान में आएगा। राइट है ना? तो ऐसा है। अभी जाते हैं हम हेयर फॉल। बहुत परेशान है लोग इससे, हेयर फॉल से। हेयर फॉल अभी अलग अलग टाइप है हेयर फॉल के। हेयर फॉल को कोई फाइंड नहीं कर सकता है। ओके, हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है वो जल्दी से कोई फाइंड नहीं करता है, वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको कुछ सवाल पूछने होते हैं क्लाइंट से, कुछ चीज़ें पूछनी होती है कि अगर क्लाइंट बोलती है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है काफ़ी, इतने में तो काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है। देखो, एक होता है हमारा सीजनेबल हेयर फॉल। ओके, अब ये सीजनेबल हेयर फॉल यानी कि समझो ठंडी आती है, ओके, तो सब लोगों के बाल, सब लोगों का हेयर फॉल होता है ऐसा नहीं है। सीजनेबल हेयर फॉल यानी किसी किसी के बाल ठंडी में गिरते हैं, किसी किसी के बाल धूप में गिरते हैं, ठीक है, किसी किसी के बाल बारिश के दिनों में गिरते हैं। तो हर एक का उसका सेट हो चुका होता है, वो सीजन में उसके बाल गिरते हैं। पर ज़्यादा लोगों के जो बाल गिरते हैं तो वो ज़्यादा ठंडी के दिनों में गिरते हैं। ओके, तो उसका एक रीज़न है, बालों में ड्राइनेस आता है, तो ड्राइनेस की वजह से स्कैल्प ड्राई हो जाता है। ओके, तो उस वजह से भी आपका सीजनेबल हेयर फॉल होता है। राइट है, वो तो हो गया आपका सीजनेबल हेयर फॉल। उसको कंट्रोल कैसे करना है प्रॉपर? अगर ठंडी में आपका हेयर फॉल हो रहा है तो फिर आपको हल्का सा मसाज देना है ऑयलिंग के साथ। ऑयल क्या करता है? आपका हेयर फॉल कम नहीं करता है। ऑयल करता है आपके स्कैल्प को प्रॉपर नरिशमेंट देना, और नरिशमेंट के वजह से आपका स्कैल्प स्मूथ हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके बाल भी स्मूथ हो जाते हैं, यानी कि कंडीशनिंग में आते हैं। तो जब भी आप कोम करते हो तो कोम से खींचे रह जाते हैं वो, तो उसको रूट में टेंशन नहीं बैठता है, तो इसके लिए वो हेयर फॉल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑयलिंग कर रहे हो और ऑयल की वजह से मेरा हेयर फॉल रुका है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऑयल ले लो आप, आपका प्रॉपर नरिशमेंट होगा, उसकी वजह से फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपका हेयर फॉल कब होगा। और क्लाइंट को आपको इन दिनों में ज़्यादा हेयर स्पा सजेस्ट करना है, ठीक है। और ये सीजनेबल हेयर फॉल के बाद फिर एक हेयर फॉल हमारा जो हार्मोन्स इनबैलेंस होने से भी होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो तो आजकल लेडीज़ और जेंट्स में दोनों में भी है, पर ज़्यादातर लेडीज़ के लंबे बाल होते हैं तो ज़्यादा पता चलता है वो। बट उसके जैसे कि डिलीवरी होती है उनकी, तो डिलीवरी से पहले उनके बाल काफ़ी हेल्दी होते हैं, ताकि वो काफ़ी इंटेक करते हैं प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें, बाकी की विटामिन्स और ये, तो उसकी वजह से वो जैसे हमारे बॉडी को लगता है वैसे बालों को भी लगता है, और उन दिनों में हमारे बाल काफ़ी हेल्दी होते हैं और शाइनी होते हैं। सॉरी। और जैसे ही ये डिलीवरी होने के बाद 3-4 महीने से फिर ये स्टार्ट हो जाता है आपका हेयर फॉल। जनरली जो बॉडी में से जो प्रोटीन है, जो भी विटामिन है, वो तो काफ़ी सारे कम होते हैं फिर, और ये कम होने की वजह से अब हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। किसी का 2 महीने से स्टार्ट होता है, किसी का 6 महीने से स्टार्ट होता है, ठीक है, किसी का 1 साल के बाद भी स्टार्ट हो सकता है, ओके, और किसी का फिर 1 महीने में भी स्टार्ट होता है। वो डिपेंड करता है उनके हेल्थ के ऊपर, उनके हेयर के हेल्थ के ऊपर। तो वो नॉर्मल पे भी आता है, ऐसा नहीं है कि वो झड़ता ही जाता है, बस एक टाइम ऐसा आता है कि वो नॉर्मल पे आता है, वहाँ से फिर हेयर फॉल स्टॉप होके उनके हेल्दी हेयर फिर से स्टार्ट होते हैं आना, ओके। और हेयर फॉल बाकी तो स्ट्रेस की वजह से होता है, ओके, और बाकी हेयर फॉल
एक हेयर फॉल होता है आपके डाइट की वजह से, जैसे कि अगर अनहेल्दी फूड्स आप खा रहे हो, डाइट आपका प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कभी भी आप सो रहे हो, कभी भी आप जाग रहे हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है किसी की भी वजह से, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा पेट खराब होता है, डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होता है, और उसका साइड इफेक्ट पहले हमारे स्किन और हेयर के ऊपर होता है, और उसकी वजह से फिर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, फिर आता है एक पार्ट है और एक, जैसे कि हेरिडिटरी है हमारी। ओके, वो तो हेयर फॉल में नहीं आता है ज़्यादा, वो एक टाइम सेटिंग होता है उसका, एक टाइम के बाद उसके फॉल होने ही होने हैं, ठीक है। ओके, वो एनडीए के साथ आता है, डीएनए के साथ, सॉरी डीएनए के साथ आता है वो, और वो एक उनके पिताजी के समझो 40 में चले गए तो इनके 40 से स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा पहला भी हो सकता है, क्योंकि अभी हाइब्रिड खाते हैं हम पूरा, राइट है ना, तो ये फिर स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी। तो इस टाइप के हेयर फॉल है, ऐसे ऐसे हेयर फॉल है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करना है आपको, अगर आपके बालों में समझो आपका डाइट सही नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसकी वजह से अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर इसके ऊपर ट्रीटमेंट्स होती है, दवाइयाँ होती है, इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी के ऊपर ज़्यादातर कोई दवाई नहीं है आजकल निकली हुई आज तक, अगर है भी तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा उसको, 40 में गिरना है तो वो 45 में गिरेगा, बट वो 100% गिरेगा ज़रूर। और एक मेजर है कि आप दवाइयाँ खाते हो, दवाइयाँ जैसे खाते हैं आप स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, तो उसमें भी आपका काफ़ी सारा हेयर फॉल होता है उस टाइम के लिए, ठीक है। अगर किसी को डेंगू हो गया या फिर टाइफाइड हो गया या फिर कोई ऐसा बुखार हो गया कि जिसको एंटीबायोटिक्स लगती है ज़्यादा टाइम तक, तो उसमें आपका हेयर फॉल होता है, ठीक है। और वो ऐसा हेयर फॉल होता है कि वो फिर ऐसा लगता है कि मेरे पूरे बाल अभी झड़ने वाले हैं, तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी एक टाइम होता है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो गॉड गिफ्टेड है कि वो नॉर्मल पे आके फिर से बाल उगना उसके स्टार्ट हो जाते हैं। बट उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। कई लोग हेयर फॉल से स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो टेंशन की वजह से ही हेयर फॉल फिर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसका भी एक साइकिल है, टेंशन लेने से हेयर फॉल होता है और हेयर फॉल होने से वापस टेंशन आता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, उनका भी हेयर फॉल डेफिनेटली कम होता रहता है एक टाइम के बाद, बट तब तक प्रिकॉशंस ज़रूरी होता है आपको लेना। बाकी के जो चीज़ें खाने पीने के ऊपर, अच्छे हेल्दी फूड के ऊपर ध्यान दे दो। पानी आपका, मैंने एक वाटर इफेक्ट साइड इफेक्ट जो बोला है, एक पार्ट है उसमें, जितना भी आपका हार्ड वाटर रहेगा, हार्ड वाटर को आपको यूज़ नहीं करना है। जितना आपका सॉफ्ट वाटर रहेगा, पीने का पानी या मिनरल्स वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बालों में यूज़ करना है। अब अगर आप मिनरल्स वाटर या एक्वा वाटर ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो फिर घर में पीने का पानी है ना, फिल्टर वाटर है, उसको यूज़ करो, क्योंकि आगे चल के लाखों रुपए करने से अच्छा है कि घर में जो पीने का पानी या फिल्टर वाटर है वो यूज़ करें। थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन आपके बाल सही रहेंगे। ओके, क्या होता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, टाइम के चक्कर में हम क्या होता है कि कोई भी अगर पानी है जो नल को आ रहा है उससे हम नहाते बाल भी धोते हैं, तो उससे क्या होगा, तुरंत उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसका बाद में साइड इफेक्ट होगा। हार्ड वाटर है या मिक्स वाटर है, उसमें भी बोर का पानी रहता है, तो वो क्या करेगा, हमारे पहले स्कैल्प को ख़राब करता है और धीरे धीरे से हमको हमारे बालों को भी ख़राब करता है, ठीक है। वो इतने किसी किसी के तो इतने ख़राब होते हैं कि वो डैमेज की तरफ जाते हैं। अगर हाई पोरोसिटी वाले हेयर रहेंगे तो वो बोर की वाटर से वो डैमेज ही होते हैं। ओके, तो ये हमारे पार्ट चल रहे हैं ऐसे, आपको भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं वापस, अभी शायद हम कलरिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, अभी जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है हमारा वो कलरिंग का होगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय अगेन, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, बाय।